जान लेते हैं। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए जो है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या होता है, पॉलीमर ऑफ द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, लंबे जो है चेन का क्या होता है, यह बहुलक होता है। क्या होता है, लंबा बहुलक होता है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। तो इसकी संरचना क्या हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड जो है कि न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिलते हैं आपके, न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं और क्या मिलता है आपका, फास्फेट ग्रुप मिलता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड क्या किसे किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप से। और न्यूक्लियोसाइड किससे किससे मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शर्करा से, एन बेस से और पेंटोज शर्करा से। ठीक, पेंटोज शर्करा से और एन बेस से जो है कि नाइट्रोजनी क्षार से, पेंटोज शर्करा से जो है कि न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और फास्फेट ग्रुप और उसका न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के आप क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या है, पहले तो हम पेंटोज शर्करा बनाते हैं। ये हमारा रहा पेंटोज शर्करा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, फिर CH2 जुड़ेगा इससे, फिर इससे क्या जुड़ेगा, PO4, फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तब जा करके पेंटोज शर्करा का निर्माण करता है। क्या, न्यूक्लियोटाइड संरचना की जो है कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड की क्या है, संरचना है। ठीक, केमिकल संरचना है। पहले हम पेंटोज शर्करा बनाते हैं, फिर H बॉन्ड लगाते हैं, इसको संरचना को पूर्ण करते हैं, फिर जो है कि यहाँ पर CH2 के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक, अब आगे हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो है कि डीएनए की सिंगल संरचना के बारे में। किसकी बात करते हैं, डीएनए के सिंगल संरचना की बात करते हैं। तो डीएनए की एक पॉलीमर है, क्या कहते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, डीएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की बात करते हैं। डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना की बात करते हैं। डीएनए की एक श्रृंखला या एक कुंडली की बात करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। तो हमेशा जो है कि 3 प्राइम, ध्यान दीजिएगा कि जब भी डीएनए की संरचना बढ़ेगी कि 3 प्राइम पर जब भी रहेगा वहां पर OH ग्रुप रहेगा। 3 प्राइम पर हमेशा जो है कि OH ग्रुप रहेगा। ठीक, उसके बाद पेंटोज शर्करा बनेगी, ये रहेगा ऐसे, फिर इस प्रकार से पेंटोज शर्करा बनेगी, यहाँ पर एडेनिन हो जाएगा। ठीक,
फिर इसके साथ जो है कि हमारा क्या जुड़ जाएगा, मीथेन जुड़ेगा, H H, इसके साथ फिर फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप के साथ फिर हमारा क्या जुड़ता है भैया, फास्फेट ग्रुप के साथ फिर हमारा पेंटोसल्फाइड जुड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, H H, फिर यहाँ पर क्या होगा फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर एक बार T आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर जो है कि ये फास्फेट ग्रुप हो गया, फास्फेट ग्रुप से फिर हमारा पेंटोसल्फाइड जुड़ेगा। ठीक, G हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, मीथेन जुड़ेगा, फिर इस पर आपको क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि पेंटोसल्फाइड, ठीक, C, फिर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये रहा जो है कि हमारा डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। ठीक, अब डीएनए की जो है कि वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल हम बताएंगे आपको, बस ध्यान से देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। किसकी बात करते हैं, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक की संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये संरचना हो जाती है। ये रहा द्विरेजुकी डीएनए जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा समझाया गया था। इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक कुंडली की लंबाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी होती है, एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। दो डंडों के बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब इसके और उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 3.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 0.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो कि 0.34 एनएम में आता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। या दशमलव की बात करेंगे, 0.34 की बात करेंगे तो उसमें एनएम में आ जाएगा वह। ठीक, नैनोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम और 34 एंगस्ट्रॉम। 10 रज्जु एक कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वही चीजें जो नीट में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये रहा आपका डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक में दिया है। ठीक, कहते हैं कि जो इसका व्यास होता है, जो डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडली की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कुंडली में जो उपस्थित डंडे होते हैं उनकी बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, एक कुंडली में 10 एन बेस होते हैं। एन बेस के मतलब 10 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। क्या होते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक, ये रहा आपका डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाता है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, कुंडली की दूरी कितनी होती है, एक कुंडली की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडली के बीच की दूरी कितनी, मतलब एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडली जो है कि 10 बेस पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, उनके बीच की दूरी जो है कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डंडों की बीच की दूरी जो है 4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का जो व्यास होता है वह कैसा होता है, वह होता है जो है आपका
20 एंगस्ट्रॉम का। अब बात करते हैं चारगाफ का नियम। किसकी बात करते हैं? चारगाफ के नियम की बात करते हैं। ठीक, चारगाफ के नियम की बात करते हैं। चारगाफ का नियम, चारगाफ जी कहते हैं कि हमेशा जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार में जो प्यूरिन होती है, किसमें होती है? नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं। नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं कि जिसमें उसमें जो उपस्थित प्यूरिन है, प्यूरिन की मात्रा हमेशा क्या होती है? पिरीमिडीन के बराबर होती है। किसकी मात्रा? प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरीमिडीन के बराबर होती है। चारगाफ का नियम है। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एडेनिन की मात्रा हमेशा ग्वानिन के बराबर, ठीक, और थायमिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। सॉरी, एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। ठीक, एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, 2 H बॉन्ड से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। वही ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, प्यूरिन हमेशा पिरीमिडीन के बराबर होता है। चारगाफ जी का नियम क्या है कि प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरीमिडीन के बराबर होती है, एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। उन्होंने तीसरा नियम यह भी दिया कि एडेनिन जो है कि थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। यही है चारगाफ का नियम। यह भी क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है नीट के लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो है कि डीएनए का रेप्लिकेशन। सीधे हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन बारे में, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का प्रतिलिपिकरण। हेडिंग क्या है? डीएनए का डीएनए प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या आता है कि इसमें जो है कि बहुत सारे मतलब कि क्या होते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि एक डीएनए से क्या होता है? एक डीएनए से 2 डीएनए प्राप्त करना है या प्रतिरूप प्राप्त करना है, दूसरा डीएनए बनाना है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना की बात करते हैं। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ये होता है क्या? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब एक ही डीएनए का दूसरा रूप बना देते हैं या दूसरा डीएनए बना देते हैं, उसी को कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए का प्रतिलिपिकरण। इसकी क्रिया विधि क्या होती है? इसकी क्रिया विधि में जो है कि बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं जिसकी क्रिया विधि के अनुसार जो है कि हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो डीएनए प्रतिलिपिकरण में क्या होता है कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए को प्राप्त करना, ये डीएनए का प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ऐसी क्रिया विधि में बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं, उनकी क्रिया विधि के अनुसार हम आपको समझाते हैं। पहला जो है कि एंजाइम आता है टोफो आइसोमरेज। क्या? टोफो आइसोमरेज।
टोफो आइसोमरेज एंजाइम्स क्या करता है कि ये डीएनए पे सीधा चलता है तथा डीएनए के कुंडलों को क्या करता है, खोलता जाता है। ठीक, यह क्या करता है, इसका काम क्या है, डीएनए के दोनों कुंडलों को खोलना। क्या है, डीएनए के दोनों कुंडलों को खोलना। डीएनए के दोनों कुंडल कैसे रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा टोफो आइसोमरेज एंजाइम है, ये डीएनए के ऊपर चल रहा है। डीएनए के ऊपर चलेगा तो यह क्या करता है, यह मान लीजिए क्या है, एंजाइम से हमारा कौन सा एंजाइम है, टोफो आइसोमरेज। टोफो आइसोमरेज का हमने अभी क्या बताया कि डीएनए के दोनों कुंडलों को यह क्या करता है, खोलता है। सबसे सीधी एक बात यह जो है कि दोनों कुंडलों को ऐसे उलझे हुए हैं, उनको सीधा सीधा ऐसे कर देगा, ऐसे 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 गुथे हुए हैं डीएनए, तो उनको खोल करके इस प्रकार से कर देगा। तो डीएनए कुंडलों को खोल करके जो है कि सीधी लाइन में कर देता है, इस प्रकार से कर देगा। यहाँ पर आपका टोफो आइसोमरेज एंजाइम्स ये आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए के कुंडल आपस में जो है कि खुलते चले जाएंगे। ठीक, दूसरा एंजाइम्स क्या है आपका, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। एंजाइम के नाम से पढ़ेंगे तो एंजाइम्स का कार्य पता चल जाएगा और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यह क्या करता है कि कुंडलों में उपस्थित H बांध को तोड़ देता है। H बंध को, हाइड्रोजन बंध को क्या कर देता है, तोड़ता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, कुंडलों में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को क्या कर देता है, यह तोड़ देता है। तोड़ता कैसे है, देख लीजिए यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये जो है कि हेलिकेज एंजाइम चलता रहेगा, ये खुलता जाएगा, हेलिकेज एंजाइम अपना काम करता चला जाएगा। इस प्रकार से जो है कि जो हाइड्रोजन बंध लगे थे इनको क्या कर देता है, तोड़ देता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक, यहाँ पर जो है कि हेलिकेज क्या करता है, कुंडलों के बीच जो उपस्थित हाइड्रोजन बंध था उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ने लगता है। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए क्या रहा, यह क्या है हमारा हेलिकेज एंजाइम। क्या है, हेलिकेज एंजाइम। यह क्या है, टोफो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक, अब जो है तीसरे एंजाइम्स की बात करते हैं। तो तीसरा एंजाइम्स क्या है हमारा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए के खंड का निर्माण करता है। डीएनए के कुंडलों पर उपस्थित होकर के आरएनए खंड का निर्माण करता है। क्या करता है, आरएनए खंड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे डीएनए का कुंडलित है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बंध टूट चुके हैं। ठीक, मतलब हेलिकेज एंजाइम भी अपना काम कर रहा है, अब टोफो आइसोमरेज भी एंजाइम यहाँ अपना काम कर रहा है। ठीक, तब हमारा पहुँचता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक साथ हमेशा T, G के साथ हमेशा C और T के साथ हमेशा A। तो इतना ये क्या बन जाएगा इसका, ये एक आरएनए खंड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक आरएनए खंड बनना स्टार्ट हो जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, आरएनए खंड का निर्माण करता है, और जब आरएनए खंड बन जाता है तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय होता है। जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय होता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि डीएनए खंड का निर्माण करना स्टार्ट, मतलब एक तरफ से क्रिया चलती जाती है, दूसरी तरफ से दूसरा डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब यह क्रिया बनती है तो ओकाजाकी खंड प्राप्त होते हैं। इसमें चौथे की बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, डीएनए खंड का निर्माण होता है।
डीएनए खंड का निर्माण होता है, और डीएनए खंड का जब निर्माण होता है तो इस निर्माण में क्या होता है, ओकाजाकी खंड का निर्माण होता है, ओकाजाकी भाग का निर्माण होता है। और यही ओकाजाकी भाग जो है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर बनता है, जो कि एक नया डीएनए का निर्माण करता है। क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, तो ये रहा डीएनए का रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए में रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना। ठीक, इसका क्रियाविधि में बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं। क्रियाविधि की एंजाइम्स की क्रियाविधि के द्वारा हम समझते हैं। तो पहला एंजाइम्स भाग लेता है टोफोआइसोमेरेज। टोफोआइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए के कुंडलों पर उपस्थित होकर के उनके कुंडलों को खोलने लगता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, डीएनए के कुंडलों पर पहुंचता है यहाँ टोफोआइसोमेरेज एंजाइम, तो खोल करके इस प्रकार से सीधी रेखा में कर देता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि सीधी रेखा में उपस्थित कुंडलों में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वह हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। जैसे कि ये हेलिकेज एंजाइम हो गया, ये हाइड्रोजन बंध हो गए, इसको क्या करता है, तोड़ता जाता है। आरएनए पॉलीमरेज करता है कि टूटे हुए हाइड्रोजन बंध में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षार है वहां पर उपस्थित जो आरएनए के खंड दिखाई देते हैं, वहां पर आरएनए के खंड बनना स्टार्ट हो जाता है। किसके एंजाइम्स के द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा आरएनए खंड का निर्माण होने लगता है। फिर चौथा एंजाइम क्या है आपका, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कुंडलों पर डीएनए के कुंडलों पर उपस्थित होकर के डीएनए खंड का निर्माण प्रारंभ कर देता है। मतलब यह क्रिया जो है कि चलती रहती है और डीएनए खंड का निर्माण होता रहता है। डीएनए खंड के निर्माण में ओकाजाकी खंड का भी निर्माण होता है, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो है कि बनता है। और यही ओकाजाकी खंड जो है कि हमें एक नया डीएनए का प्रतिरूप देता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आनुवांशिक कूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आनुवांशिक कूट। ठीक, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी हिंदी होती है आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कोड की बात करते हैं, जेनेटिक कोड के बारे में बात करते हैं। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने। किसने खोज की थी, हरगोविंद खुराना। और किसने की थी भैया, नीरेनबर्ग। हरगोविंद खुराना जी ने और नीरेनबर्ग जी ने जो है कि आनुवांशिक कोड की खोज की थी, जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आनुवांशिक कूट होते हैं, सॉरी जो जेनेटिक कूट होते हैं या आनुवांशिक कूट होते हैं, वह जो है कि 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। इससे 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि AUG तथा GUG ये क्या होते हैं, समारंभन कोडान होते हैं, समारंभन कोडान होते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि UAG और UGA ये क्या होते हैं, समापन कोडान होते हैं, समापन कोडान होते हैं। ठीक, AUG और GUG क्या होते हैं, समारंभन कोडान मतलब स्टार्टिंग कोडान होते हैं। UAA, UAG और UAG जो है कि UAG या GUA, UGA ये क्या होते हैं, यहाँ पे समापन कोडान कहलाते हैं। ठीक, AUGC क्या होते हैं, AUGC कूट मिलकर AUGC जो नाइट्रोजनी क्षार जो है कि मिलकर कुल 64 कोडान बनाते हैं, जिसमें से 64 में से 61 कूट क्या होते हैं, 61 कूट क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं।
64 में से 61 कूट क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये रहा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बने होते हैं। AUG, GUG जो है कि समारंभन कोडान होते हैं। UAA, UAG और GUGA ये क्या होते हैं, समापन कोडान होते हैं। AUGC जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यह जो है कुल मिलकर के 64 प्रकार के कोडान बनाते हैं। 64 कोडान में से जो है कि 61 कूट क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। बाकी 3 कूट क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है कि सेंट्रल डोग्मा और DNA फिंगर।